हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको हेडिंग से भी पता लग गया होगा और आप यहाँ पे भी पढ़ पा रहे हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। इस चीज के ऊपर आप कह सकते हो कि मेरा बात करने का मन काफी पहले से था, लेकिन कह लो कि कुछ ऐसा मौका नहीं लगा। तो अब हम इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और जैसा आपको पता है कि हम क्लासेस की सीरीज लेके आते हैं, तो सेम इसी तरीके से ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है कि किस तरीके से हम अपने सीए, सीएमए, सीएस वॉट एवर जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, बिना रुके उसको पार करते चले। ऐसा क्या करना चाहिए हमें? तो उसमें बहुत सारे आपको चीजों पे ध्यान रखना होता है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको फॉलो करना होता है एज सच, ठीक है ना। तो इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक टिप्स, जिसको कि एक एक करके आपके साथ में शेयर करूंगा थोड़े थोड़े समय के बीच में, ठीक है ना। थोड़े थोड़े अंतराल में आपके पास ऐसे ऐसे सॉलिड टिप्स आते रहेंगे जिसको कि आपको एप्लीकेबल करना है इस चीज को एक तरीके से फील करने के लिए। और आपको श्योर शॉट ऐसा लगेगा कि नहीं जी, अब तो आने वाला अटेम्प्ट में आराम से क्लियर कर लूंगा, क्योंकि अटेम्प्ट क्लियर करने में आपने देखा है कई बार पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। रीजन बीइंग कि स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होती है, आपका एग्जीक्यूशन क्लियर नहीं होता है, आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, या कई ऐसी छोटी मोटी लापरवाही आप कर जाते हो जिसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मतलब कह सकते हो आपकी मेरी एजुकेशन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है, समझते हुए देखा है, और इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी मैंने देखा है, तो उसके बेसिस पे आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा। नो डाउट बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। नो डाउट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसको इग्नोर ना करें। इसको बेशक आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि इससे आपको सच में कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो आपको उसका बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं स्ट्रेटेजिक टिप्स नंबर 1 की। अब इसके अंदर मैं सिंपली एक वर्ड लिखूंगा जिसको देख के हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आए, जिसका नाम है प्लानिंग। कि अगर मैं कहता हूं कि सर प्लानिंग करना जरूरी है, तो इस प्लानिंग को आप लिटरली मत समझो। एक आपने देखा है कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो ये ना कहे कि बच्चों अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसको बिल्कुल प्लान्ड वे में करो, अच्छे से प्लानिंग करके करो। यहाँ पे मैं प्लानिंग में थोड़ा और डीप जाएंगे, इसकी गहराई में, और मैं बात करूंगा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की। अब आप बोलोगे सर ये टॉपिक भी हमने बहुत बार देखा है बचपन से, और आज तक हम इसको कर नहीं पाए सही से। इसको मैं रिलेट करना चाहता हूं आपके एग्जाम से। ये स्पेसिफिकली आपके लिए 11th-12th का बच्चा इस तरीके से मैनेज नहीं करता, या आपने 11th-12th में इस तरीके से मैनेज नहीं किया होगा। कुछ अलग चीज आपको यहां शेयर करने वाला हूं मैं, जो कि बहुत जरूरी है जब भी आप सीए, सीएमए, सीएस इस टाइप की किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां पे टाइम बहुत क्रूशियल होता है। आप देखते हैं ऐसा कि कई बार बच्चे के साथ ऐसा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में तो वो 59 मार्क्स लेके आ जाता है, लेकिन और लेट से बाकी दो सब्जेक्ट में 50-50 है, लेकिन किसी एक में 35 है, जिसकी वजह से उसका वो अटेम्प्ट रह जाता है। ये अटेम्प्ट रह तो गया, इसका रीजन क्या था कि इसमें 59 आए, लेट से इसके अंदर 50 भी आते, लेकिन इसमें 9 नंबर बेशक कह रहा हूं मैं कम भी हो जाते, लेकिन अगर इसके अंदर 5 नंबर ज्यादा होते तो बच्चा पास हो जाता, ठीक है ना। बच्चा पास हो सकता था, या फिर कुछ और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। इट इज जस्ट फॉर एग्जांपल। कहने का मतलब क्या है कि कुछ सब्जेक्ट में हमारे नंबर अच्छे होते हैं, कुछ में खराब हो जाते हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट को हम सही से कवर नहीं कर पाते। मोटा मोटा इसका रीजन क्या है, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा और इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने एजुकेशन के अंदर। हो सकता है आप में से कई लोग इसको करते हो। आपको इसको किस तरीके से समझना है, देखो, आपको प्लानिंग के लिए जब कहा जाता है तो आप प्लानिंग ना अपने ऊपर एक तरीके से आप बर्डन नहीं बना सकते, उसको थोप नहीं सकते हो कि ले बेटा तेरे को 10 घंटे रोज पढ़ना है। अरे बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, बच्चा जॉब करता है, कहां से पढ़ लेगा? अगर किसी को हम कह दें कि बेटा तुम्हें 10 घंटे रोज पढ़ना है, वो कहां से पढ़ लेगा अगर वो बच्चा जॉब करता होगा तो, या फिर कोई और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो, या वो किसी और गतिविधि में व्यस्त होगा जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चा नहीं पढ़ सकता 10 घंटे, तो वो क्या प्लानिंग ना करे? क्या वो सीए नहीं बन सकता, सीएमए नहीं बन सकता, सीएस नहीं बन सकता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा यह है कि आपको पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरे पास एक दिन में कितना टाइम है। आपके पास, अगर मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे जॉब वालों के लेके चलूंगा, क्योंकि वो ज्यादा दुख के साथ झेल रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, तो एक नॉर्मली मैं कह सकता हूं कि एक अगर जॉब वाला बच्चा है तो वो भी अगर चाहे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस टाइप का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो थोड़ी सी डेडिकेशन तो आपको दिखानी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं आप 10 घंटे पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं आप 5 घंटे भी पढ़ो, मैं कह रहा हूं आप 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज के अंदर भी आप 3 घंटे निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। ये तो मैं मानता हूं, इसमें अगर आपका एक्सक्यूज है कि नहीं हम 3 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, तो आप कुछ ज्यादा या तो काम कर रहे हो, या तो आप कहीं कुछ ज्यादा और ज्यादा व्यस्त हो, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं कुछ और भी सोचना चाहिए। चलिए, डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल आपको 3 घंटे निकालने चाहिए मेरे हिसाब से। ये मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है। कोई बच्चा इससे ज्यादा निकाल पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक दिन में 3 घंटे निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप टोटल वीक में 6 दिन होते हैं, और 6 दिन में अगर आप 3-3 घंटे निकालेंगे तो कुल मिला के आप इसके हिसाब से कहीं ना कहीं आप 18 घंटे निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप 3-3 घंटे निकालेंगे तो इस हिसाब से कुल मिला के आप 18 घंटे निकाल पा रहे हो एक हफ्ते के अंदर। और अगर मैं कहता हूं 7वां दिन जो कि आपका संडे होता है, इस दिन आप कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं। और मैं
ज्यादा ना भी कहूं तो आप कुछ नहीं तो 6 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो। तो मतलब कि 6 दिनों में आपने निकाले टोटल 18 आवर्स, और इस एक 7वें दिन में ना आपने निकाला 6 घंटे, कुल मिला के एक हफ्ते में आपने निकाला 24 आवर्स। ठीक है, अब इसकी गहराई में जाना, ये कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर लेना कि अगर आप 3 घंटे नहीं है 4 घंटे, तो अब जैसी बात है 3 की जगह 4 पुटअप करोगे, आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। किसी का 2 घंटा हो वो उसकी दिक्कत। कहने का मतलब क्या है, इसको आप इंप्लीमेंट करना है किस तरीके से, उसको समझना है आपको। ठीक है जी, 24 घंटे निकाला हमने। अब मैं एक एज्यूम कर रहा हूं कि आप अभी उस टाइम पे हो जब आपके 2.5 महीने बाद 2.5 मंथ्स के बाद आपके एग्जाम है। इस फेज में आप इस वीडियो को देख रहे हो या इसको इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हो, ठीक है ना। तो मैं 2.5 महीने के अंदर से 2 महीने को अलग लेके चलूंगा और आधे महीने को अलग लेके चलूंगा। अब मैं बात करता हूं 2 महीने की। 2 महीने के अंदर अगर आप एक हफ्ते में 24 घंटे निकाल रहे हो तो एक हफ्ते में मोटा मोटा एक महीने में मोटा मोटा 4 हफ्ते होते हैं। तो कुल मिला के आपने यहां पे कितना निकाल लिया, 96 आवर्स। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं एक महीने की बात करूं तो आपको 2 महीने आपके पास, तो 2 महीने में आपने कितना निकाल लिया, तो कुल मिला के ये आपका हो जाएगा 96 इंटू 2। थोड़ी सी मैथ कमजोर है मेरी, बता दो फटाफट से। तो 2 और ये 192। ठीक है जी, टोटल हो गया आपके 192 आवर्स। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि आपके पास जितनी भी पढ़ाई आपकी रहती है, या जितनी भी पढ़ाई आप कर चुके हो, या जितनी भी पढ़ाई में आप हो, उसके अंदर आपके पास कुल मिला के 192 आवर्स है। ठीक है सर, 192 आवर्स है। अब आप देखो कि आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं। अगर बच्चा ग्रुप 1 दे रहा है तो उसके पास 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप दोनों दे रहा है तो उसके पास 8 सब्जेक्ट है। ठीक है ना। मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं कि आप एक ग्रुप दे रहे हो, तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास कितने घंटे होंगे, आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, और उसके लिए आपके पास आवर्स कितने हैं, 192 आवर्स हैं। तो आप इसको इस तरीके से छांटो कि आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए कितने आवर्स हैं। तो आप कह सकते हो कि 192 आवर्स को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो आपके एक सब्जेक्ट के आवर्स निकल के आ जाएंगे, जो कि आप बता दो या फिर मैं खुद कैलकुलेट कर लूं। दिस इज 48 आवर्स, कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने घंटे हैं, 48 आवर्स है। किसी के पास अगर 8 सब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 8 से डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसको मैंने क्यों इक्वली डिवाइड किया, क्योंकि इस चीज को आप बहुत डीपली समझो कि कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आपका कोई सा भी होगा, उस सब्जेक्ट को आपको 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है। मतलब क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट है, लेट्स से अगर वो थ्योरी का है चाहे वो प्रैक्टिकल का है, लेकिन वो आपको मार्क्स तो 100 के 100 ही देके जाएगा। आप इस चीज में भी एक बहुत बड़ी कमी करते हो कि आप थ्योरी पे कम टाइम देते हो, प्रैक्टिकल पे ज्यादा टाइम देते हो। क्यों भैया, प्रैक्टिकल क्या 100 से ज्यादा नंबर दे देगा, और क्या थ्योरी 100 से कम नंबर देने वाला है अगर आप उस पर मेहनत नहीं करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों सब्जेक्ट, अब आप कहोगे सर प्रैक्टिकल में टाइम ज्यादा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक नॉर्मल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी 2 बार उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 2 बार आप सॉल्व करके रिवीजन करके तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी के अंदर आपको सेम काम करने के लिए कम से कम 5 बार की मेहनत चाहिए। ठीक है ना। तो थ्योरी हम एक रिपीटिशन में, तो हो सकता है कि मैं थ्योरी 15 दिन में खत्म कर पा रहा हूं और प्रैक्टिकल करने में मुझे 30-35 दिन लग जाते हैं। लेकिन बाबू ये भी समझो कि थ्योरी के अंदर आपने एक बार अगर कंप्लीट कर भी लिया 15 दिन के अंदर, तो क्या वो आपको आ जाएगा, या अगर आपने थ्योरी का कोई सब्जेक्ट एक बार रिवाइज कर भी लिया 5-7 दिनों के अंदर, तो क्या वो आपको तमीज से आ गया, बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी के अंदर रिवीजन आपको ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। तो कुल मिला के आप अगर ओवरऑल देखोगे तो आपको टाइम जितना प्रैक्टिकल में देना होता है उतना ही थ्योरी में देना होता है। और अगर आप नहीं दे रहे हो तो गलती कर रहे हो। क्यों, क्योंकि थ्योरी में नंबर इसीलिए कम आएंगे, और ऐसा नहीं कि पास थ्योरी में नहीं होना, पास प्रैक्टिकल में ही होना है, नहीं, पास आपको दोनों के अंदर होना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आपको टाइम इक्वली देना चाहिए। थ्योरी को आपको ज्यादा टाइम पढ़ने की आवश्यकता होती है, ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए। ठीक है, चलिए जी, 48 आवर्स निकल के आए एक सब्जेक्ट के ऊपर। अब आपको इसको और कैसे ब्रेक करना है, आपको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि लेट से 48 आवर्स है आपके अगर टोटल एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो एक सब्जेक्ट की वेटेज क्या है, 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन या चैप्टर की वेटेज क्या है। लेट से मैं कहता हूं कि एक सब्जेक्ट है आपका, एक सब्जेक्ट के अंदर 10 चैप्टर है। ठीक है, और 10 चैप्टर जो है उसके अंदर से 10 नहीं, क्यों मैं इसको 20 चैप्टर बनाता हूं। लेट से कि एक सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके पास 20 चैप्टर्स हैं, और कोई चैप्टर है जो आपका 10 मार्क्स के लिए रिलेवेंट है और कोई चैप्टर है आपका 5 मार्क्स के लिए रिलेवेंट है। ऐसा भी होगा, ये आपको भी पता है कि कोई सा चैप्टर ऐसा होता है जिसमें से 10 मार्क्स के सवाल आने के चांसेस होते हैं, कोई ऐसा होता है जिसमें से 5 मार्क्स के आने के चांसेस होते हैं। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि इसके अंदर से, इस 20 चैप्टर के अंदर से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो 10 मार्क्स वाले हैं, 10 चैप्टर ऐसे हैं जो 5 मार्क्स वाले हैं। और आपकी कैलकुलेशन भी कई बार ऐसी कहती है, या कई आप पुराने स्कैनर से डाटा उठाते हो तो आपको पता लगता है कि भाई साहब 5 चैप्टर तो ऐसे हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है ना, ये एग्जांपल है, हो सकता है कहीं 2 चैप्टर हो, कहीं 3 चैप्टर हो, ये एग्जांपल है। ठीक, अब इस हिसाब से अगर मैं कहूं तो आप क्या करोगे कि आपके पास अगर 48 घंटे हैं एक के लिए, तो अगर मैं कहूं कि आपके पास 20 चैप्टर हैं, तो 20 चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक चैप्टर के लिए कितना टाइम है,
ठीक है, अगर मैं कहूं 20 है तो एक चैप्टर के लिए कितना टाइम है, तो एक चैप्टर के लिए आपको यहां पे नहीं देखना, आपको इसको इस तरीके से देखना है कि अगर आपके पास टोटल 48 घंटे हैं और 48 घंटे में आपको 100 नंबर चाहिए, 48 घंटे में आपको 100 नंबर चाहिए, तो आपके पास एक नंबर के लिए कितना टाइम है, एक नंबर के लिए आपके पास टाइम है 0.48 आवर्स। 0.48 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 नंबर का कोई चैप्टर होगा तो उस केस में आप उसमें 4.8 घंटे लगा सकते हो, मतलब कुल मिला के 5 घंटे लगा लो अगर 10 नंबर का चैप्टर है। तो अगर वो चैप्टर है आपका 5 नंबर का, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में आपको लगाने होंगे वहां पे 2.5 घंटे। अब ये समझाने का क्या औचित्य है, इस समझाने का पर्पस ये है कि सपोज करो आप जनरली क्या गलती कर रहे होते हो कि आपका एक चैप्टर तो है जो कि 5 नंबर के लिए रेलेवेंट है, आप उसमें लगे हुए हो 10-10 घंटे, भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, लगे पड़े, या फिर समझ आ रहा होता है तो क्या करते हो कि 5 घंटे का चैप्टर है, लेट्स से एक क्वेश्चन को करने में 30 मिनट लगते हैं, ठीक है, 5 नंबर का चैप्टर है और एक सवाल को करने में आपको 30 मिनट लगता है, तो आप इसके करने में लग रहे हो 20 सवाल, 25 सवाल, 50 सवाल। अरे भाई साहब 5 नंबर का चैप्टर है और आपके टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें 2.5 घंटे लगाने हैं, तो भाई साहब सिर्फ 5 ही सवाल करो ना, क्यों ज्यादा कर रहे हो। अब आप कहोगे सर ज्यादा नहीं करेंगे तो चैप्टर आएगा कैसे, इस चीज को समझो कि आप जिस टाइम फ्रेम के अंदर खड़े हो अभी, उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपने इस चैप्टर को ज्यादा टाइम दे दिया, किसी भी एक चैप्टर को ज्यादा टाइम दे दिया, तो किसी ना किसी दूसरे चैप्टर को कम टाइम दोगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने पूरे सब्जेक्ट को इस 48 घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है उसके अंदर आपका टाइम कम होगा, क्योंकि आपके पास कुल तो 192 या आवर से ज्यादा घंटे तो आपके पास है ही नहीं, आपकी जो सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग इसकी ज्यादा आपके पास टाइम तो है ही नहीं, तो इसलिए 192 आवर्स के अंदर अगर आपने 48 घंटे के अलावा अगर सपोज करो किसी एक सब्जेक्ट में आपने 60 घंटे लगा दिए, तो 12 घंटे जो आपने इसमें ज्यादा लगाए हैं, ऑब्वियसली बात है कोई और सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें से ये 12 घंटे कम हो जाएंगे और उसमें आपके पास 36 घंटे ही बचेंगे। और ऐसा हो सकता है कि इस 60 आवर्स के चक्कर में ये सब्जेक्ट तो आपका एग्जाम्शन में आ जाएगा, एग्जाम्शन का मतलब कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर तो आप 60 प्लस लेके आ गए, लेकिन ये जिसमें आपने टाइम कम लगाया, हो सकता है इस सब्जेक्ट के अंदर आप 35 मार्क्स में रह जाओगे। इस एग्जाम्शन की आपको खुशी भी होगी, लेकिन इस गम के सामने वो खुशी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आपका जो ग्रुप है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को समझना है, बैलेंस स्टडी बहुत जरूरी है। आपके इतने मार्क्स पहले तो सब में जोड़ लो, हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 40 प्लस की तो ताकत आ जाए। उसके बाद ओवर फोकस करना है तो करते रहना, किसी भी ज्यादा आपको पॉलिशिंग की जरूरत है करते रहना, लेकिन पहले पासिंग मार्क्स तक तो पढ़ लो। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इतना नहीं डूब जाना है कि दूसरे सब्जेक्ट का टाइम खा जाओ आप। हर सब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू है, हर सब्जेक्ट का आपकी लाइफ का जो टाइम है उसको हर सब्जेक्ट ने थोड़ा थोड़ा लेना है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सब्जेक्ट बुरा मानेगा, और बुरा मानने का उसका तरीका यही होता है कि वो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं आने देगा। तो एक बैलेंस तरीके से हर सब्जेक्ट पे प्रॉपरली टाइम अलॉट करने के लिए आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो कैलकुलेशन मैंने यहां समझाई है ये 3 आवर से शुरू हुई थी, किसी का 4 है, कोई बच्चा जो पूरा स्टडी पे फोकस्ड है, जिसके पास जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो 8 घंटे निकाल सकता है, 10 घंटे निकाल सकता है, जितने भी निकाल सकता है। पहले ये असेस करना है और उसके बाद आपको पूरे 2 महीने या 3 महीने जितने भी आपके पास है, ये 2 महीने का बताया है, इसका मतलब ये है कि आप पहले से अपने सब्जेक्ट से, अपने कोर्स से एक तरीके से आपने मुलाकात कर रखी है, आपने एक बार रफली पढ़ा हुआ है या आपने कोचिंग ली हुई है, ये उसके बाद की प्रैक्टिस है। कोई भी इंसान 5 मिनट का चैप्टर होगा वो 2.5 घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकता, वो 2.5 घंटे में रिवाइज कर सकता है, कंप्लीट नहीं कर सकता। तो कभी भी रिवीजन के वक्त आपको इतना टाइम नहीं लगा देना कि 5 नंबर का चैप्टर है, लेट से आपने इसके अंदर 5 घंटे लगा दिए। अरे भाई साहब 5 घंटे तो आपको 10 मिनट के चैप्टर में लगाने थे। अब जब 10 नंबर का चैप्टर आएगा, सपोज करो आप उसको 2 घंटे में निपटा रहे हो, तो वो तो नाइंसाफी हो गई ना। क्या वो सही से कवर अप हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को आपको टाइम को प्रॉपरली असेस करना है। रेस्ट एक आपका यहां पे डिस्क्लेमर रह जाता है कि हो सकता है कोई चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग है, पहले से आपने उसमें अच्छी पकड़ बना रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, फिर आप उसका टाइम दूसरे को दे दो, इस तरीके से कर दो। लेकिन एक सब्जेक्ट का जो टाइम आपको मिला है 48 घंटे, वो उसी सब्जेक्ट में निपट जाना चाहिए, वो किसी और सब्जेक्ट का टाइम ना खाए, या फिर थोड़ा बहुत अगर किसी का खा भी रहा है तो दूसरे का ना खाए। अदरवाइज क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट में तो हमने तमीज से पढ़ाई कर ली, एक सब्जेक्ट में आधा टाइम दे दिया, दूसरे में आधा टाइम दे दिया, एग्जाम टाइम में लगता है यार 2 सब्जेक्ट तो ऐसे लग गए जिसके आधे चैप्टर हमने देखे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं करे। तो उससे दिक्कत क्या आएगी कि इसका भी कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाएगा, इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा वो भी आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके वीक पड़े हुए हैं और आपको नर्वसनेस शुरू हो जाएगी एग्जाम के टाइम में, क्योंकि उनको आपने हाथ भी नहीं लगाया होगा। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को टच करना जरूरी है। सभी सब्जेक्ट के अंदर बेसिक नॉलेज जो पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होती है उतना लाना जरूरी है। एक्सपर्टीज आपका उसके बाद से शुरू होता है, जब आपने उतना गेन कर लिया है, तो जब तक आपको उसको एक बार फिनिशिंग लेवल पे लेके आना है। ऐसा नहीं है कि किसी और
का टाइम आपको खाना है, किसी और सब्जेक्ट के टाइम को कंज्यूम करके एट द एंड आप अनफिनिश्ड रह जाओगे। अब मैंने ये बात की आपको कितने की, 2 महीने की। अब एंड के जो आपके पास होते हैं टाइम कितने, 15 दिन, मतलब आधा महीना। अब इस टाइम में चाहे जॉब वाला बच्चा हो चाहे कैसा ही बच्चा हो, मेरे हिसाब से वो छुट्टी ले आके 15 दिन अपने छुट्टी लेता है और 10-15 दिन में अपने एग्जाम निपटाता है। मतलब कहीं ना कहीं महीने भर की छुट्टी तो हर कोई लेता ही है एग्जाम के लिए, इतनी सिंसियरिटी तो होती है बच्चे के अंदर। तो अब ये जो 15 दिन आपके पास मिले हैं, इसके अंदर आप कहीं ना कहीं फोकस्ड होगे एग्जाम की फियर के अकॉर्डिंग, कम से कम 10 घंटे तो लगाओगे एक दिन में। तो 15 दिन में आपने कुल मिला के लगा दिए यहाँ पे 150 घंटे। अगेन आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 4, उसको डिवाइड करना बहुत जरूरी है। जब आप 150 को 4 से डिवाइड करोगे तो कुल मिला के आपका ये 37.5 निकल के आएगा। 37 से 38 घंटे आपके एक सब्जेक्ट के ऊपर है। अगेन इसको चैप्टर वाइज तोड़ो और 37 घंटे के अंदर ही आपको एक चैप्टर को रिवाइज करना है। अदरवाइज क्या होता है, एग्जाम टाइम में भी आपके पास सपोज 15 दिन पड़े हुए हैं, आप एक चैप्टर है लेट्स से अकाउंट्स का, अकाउंट्स में लगे हुए हो, आपने इस 15 दिन के अंदर से सपोज 5 दिन लगा दिया अकाउंट्स के अंदर ही, तो भाई साहब 5 दिन तो लगा दिया, लेकिन बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उसके लिए अब कितने दिन रह गए आपके पास, 10 दिन। कैसे करोगे मैनेज, दिक्कत आ जाएगी ना। या फिर कई बार होता है कि अकाउंट्स के लिए सपोज आपके पास 37 घंटे थे, इसको मैं कह सकता हूं आपके पास 1.5 दिन है मोटा मोटा, तो इस 1.5 दिन के अंदर, 1.5 पौने 2 के दिन के अंदर आपने क्या किया, एक दिन पूरा लगा दिया अमलगमेशन करने में। अमलगमेशन के आपने दबा के 10-50 क्वेश्चन कर डाले, 50-60-70 क्वेश्चन कर डाले, क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए जा रहे हो। कह रहा भाई साहब अमलगमेशन तो पक्का है, 8 नंबर तो कहीं नहीं जाने। क्या 8 नंबर से पास हो जाओगे आप? क्या 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने तो क्या उससे अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बैलेंस स्टडी, ओवरऑल मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बैलेंस्ड स्टडी की रिक्वायरमेंट है इस पूरे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, कि किसी भी लेवल की आप प्रिपरेशन करो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, अगर वो स्टडी बैलेंस नहीं होगी आपको दिक्कत फील होगी, किसी सब्जेक्ट में होगी, किसी चैप्टर में होगी, कहीं ना कहीं जरूर होगी। तो इसलिए किसी को भी ज्यादा टाइम नहीं देना। ऐसा कहते हैं ना कि किसी भी चैप्टर को सर पे नहीं चढ़ाना, किसी भी सब्जेक्ट को सर पे नहीं चढ़ाना, वही वाली बात है यहाँ पे कि किसी भी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे देनी है कि दूसरा उसके वजह से बुरा मान जाए। अगर आप किसी एक व्यक्ति को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो ऑब्वियसली बात है दूसरा व्यक्ति जो होता है साथ में अगर खड़ा उसी के लेवल का, तो इसको वहां पे बुरा लगता है और ये आपसे बदला लेता है। तो यहां पे सेम आपको सब्जेक्ट बदला लेता है और वो आपको एग्जाम में आपके मार्कशीट में दिक्कत पैदा करेगा। तो इसलिए बैलेंस स्टडी का फॉर्मूला आपको यूज करना है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे रिवीजन का टाइम हो, चाहे फर्स्ट टाइम स्टडी। अब कोई फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा है उसके पास 6 महीने लेट से, तो 6 महीने, तो 6 महीने के अकॉर्डिंग वो टाइम स्लॉट को बनाएगा और उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करेगा। बस मेरा मेन फोकस ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम और किसी को कम टाइम देना नाइंसाफी है, और उसका रिजल्ट, उसका इंपैक्ट आपको अपने रिजल्ट में दिखाई देता है कि आप किसी में तो 70 प्लस नंबर, 70 मार्क्स लेके आते हो, किसी में 35 ही ला पाते हो। फिर आप कहते हो कि काश इसके 5 नंबर इसको मिल जाते। भाई साहब मिल तो जाते, लेकिन वो 5 नंबर तब मिलेंगे जब आप उसका टाइम, जो इसका टाइम दिया, ऑब्वियसली बात है 70 नंबर लाने के लिए आपने इसमें टाइम तो दिया होगा ना। अगर इसका टाइम थोड़ा कम भी देते, अगर ये 60 भी होता तो क्या बिगड़ जाता, और अगर ये 45 होता तो कितना मजा आ जाता। इस चीज को आपको समझना है और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी स्टडी बैलेंस्ड वे में होगी। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक कई सारे आंकड़े देके, इसको आप अपने अकॉर्डिंग फिगर आउट करोगे और उसके बाद जब आप प्लानिंग बनाओगे ना, तो वो प्लानिंग जो होगी आपकी, वो आपकी एप्लीकेबल हो पाएगी। अदरवाइज आप रफली कह देते हो यार वो 10 घंटे पढ़ रहा है मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। पहले अपनी सिचुएशन को असेस करो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां से निकालो आवर्स कि आप कितने आवर्स डिवोट कर सकते हो, और उस आवर्स के अकॉर्डिंग एक फ्रेम बनाओ और उसको फिर डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करो कि भाई साहब आज 3 घंटे पढ़ने थे, 3 घंटे ही है मेरे पास लेट से अकाउंट्स कवर करने के लिए, तो मैं आज अकाउंट्स की रिवीजन करके पैकअप कर दूंगा, आज पैकअप कर दूंगा, कल अकाउंट्स की रिवीजन नहीं करूंगा, कल लॉ की बारी है, क्योंकि अकाउंट्स के घंटे आज खत्म हो जाएंगे, अकाउंट्स के लिए इतने ही आवर्स थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या 2 दिन है तो 2 दिन अकाउंट्स के लिए थे, भाई साहब अकाउंट्स के बाद रैप अप हो जाएगा, उसके बाद मेरे को अगले सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, अगले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टाइम नहीं है उस सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना कि किसी और सब्जेक्ट का टाइम खाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं स्टडी को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का इकलौता तरीका है कि हर किसी को अलॉट कर दो, इवन किताब के ऊपर लिख दो कि तेरे लिए बस 5 घंटे हैं, आज के बाद से एग्जाम तक में तेरे लिए सिर्फ 5 घंटे, तो जब भी उठाना है 1-1 घंटे करके उठाओ, तो भी 5 घंटे ज्यादा उसको नहीं देना है अपनी पढ़ाई का, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। इस चीज को समझो, टाइम इज प्रीशियस। तो आपको बैलेंस स्टडी करनी है, अदरवाइज नर्वसनेस एंड में होगी, कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे, हो सकता है सब्जेक्ट रह जाए, और उस चीज से फिर दिक्कत आती है। और एग्जाम में आपका जो सीए है, सीएमए है, सीएस है, ये आपको ये चाहता है कि आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो, बेशक थोड़ी कम कम हो। आपको कभी भी ये नहीं कहा जाता कि बेटा 100 में से 90 लेके आओ ना, तुम कम कम लेके आओ, 50-60, 50-60, 50-60 ले आओ, 40-45, 50-60, 55 ऐसे ले आओ, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर लेके आओ। 40 से कम लेके आ रहे हो, इसका मतलब कि आपको उस सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज नहीं है, आपकी वो पकड़ नहीं है। तो इसलिए इस चीज को बैलेंस करना जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस स्ट्रेटेजिक टिप्स। आई होप आपको इससे मदद मिलनी चाहिए, और अगर मिलती है या आप इसको पहले से इंप्लीमेंट कर रहे हो तो मुझसे शेयर करने की कोशिश करो, जिस भी माध्यम से कर सकते हो।
मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रेटेजिक टिप्स के साथ, जो कि आपको बीच बीच में आती रहेंगे आपके पास। होपफुली आपको इससे कुछ फायदा मिला हो। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टिप में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।